नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ब्रह्मोस और उड़न एंटीशिप मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। भारतीय नौसेना ने कहा कि अंडमान और निकोबार कमान द्वारा मिसाइलों का परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को जमीन पर आधारित लॉन्चर से दागा गया, जबकि उड़न एंटीशिप मिसाइल को भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट से लॉन्च किया गया था। अंडमान और निकोबार कमान ने कहा कि लक्ष्य के तौर पर एक पुराने एक्स नेवल शिप LCU-38 का इस्तेमाल किया गया था। भारतीय नौसेना ने कहा कि इसने अपना विनाशकारी प्रभाव दिखाया और लक्ष्य को अधिकतम सीमा पर मार गिराया। ब्रह्मोस का परीक्षण भारत के द्वारा ऐसे समय पर किया गया है जब फिलीपींस के साथ भारत ने 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय वायुसेना ने महिला फाइटर जेट को शामिल करने को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय के फैसले के मुताबिक भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि परमानेंट बेसिस पर शामिल होंगी। इस बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये भारत की नारी शक्ति की क्षमता और महिला सशक्तिकरण के प्रति हमारे प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत जल्द ही 5वीं पनडुब्बी यार्ड 11879 मिलने वाली है। इसके लिए 1 फरवरी को इसने अपना समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है। पनडुब्बी को नवंबर 20 में माझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड से लॉन्च किया गया था। कमीशनिंग के बाद पनडुब्बी का नाम वागिर रखा जाएगा। अब ये पनडुब्बी अपने सभी प्रणालियों के गहन परीक्षणों से गुजरेगी। इन परीक्षणों के पूरा होने के बाद साल 2022 में ही पनडुब्बी को भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि इस पनडुब्बी के नौसेना में शामिल होते ही इसकी युद्ध क्षमता और बढ़ जाएगी। प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों का निर्माण शामिल है। इनमें से 4 पनडुब्बियां जैसे कि कलवरी, खंडेरी, करंज और वेला को पहले ही सेवा में शामिल किया जा चुका है। भारतीय नौसेना की चौथी स्टील्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वेला 25 नवंबर 2021 को कमीशन की गई थी। मेक इन इंडिया के तहत बनने वाली इन पनडुब्बियों को विदेशी कंपनियों की मदद से भारत में बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 6ठी पनडुब्बी INS वाक्षीर अपने विकास के अंतिम चरण में है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां नौसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण एसेट्स हैं, क्योंकि वे सतह के साथ साथ पनडुब्बी रोधी मिशन भी कर सकती हैं। ये पनडुब्बियां विभिन्न प्रकार के टॉर्पीडो और मिसाइल सिस्टम को लॉन्च करने में सक्षम है। वे निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने के मैकेनिज्म से भी लैस हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में आतंकियों का सफाया किया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद 439 आतंकवादी मारे गए हैं। इस दौरान 98 नागरिक और 109 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए हैं और 541 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में जानकारी दी कि UAPA के तहत अब तक 42 आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित घोषित किया जा चुका है। इसके साथ ही 13 संगठनों को भी UAPA के तहत प्रतिबंधित घोषित किया गया है। UAPA की अनुसूची 4 के तहत 31 व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में घोषित किया गया है। इस बार आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लिए बजट में 33,923 करोड़ रुपए का आवंटन केंद्रीय सहायता के रूप में किया गया है। जाने माने वैज्ञानिक और उन्नत नौसेना प्रणाली कार्यक्रम के निदेशक A श्रीनिवास मूर्ति जी को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला का निदेशक नियुक्त किया गया है। श्री मूर्ति जी ने 1986 में आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक और संचार इंजीनियरिंग में BA की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से डिजिटल सिस्टम में ME किया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है जिसे हैक करना नामुमकिन होगा और इसरो की ये कामयाबी ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि अब तक चीन लगातार दुनिया भर के नेटवर्क सिस्टम को हैक करता रहा है। लेकिन अब चीन छटपटा जाएगा, लेकिन वो नए नेटवर्क सिस्टम को किसी भी तरह से हैक नहीं कर पाएगा। इसरो ने 300 मीटर की दूरी के बीच क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हुए क्वांटम एंटेंगलमेंट का परीक्षण किया है, जो भारतीय साइंस क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है और अभी तक ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका और चीन के पास है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि क्वांटम कम्युनिकेशन 2 जगहों के बीच संचार करने के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित नेटवर्क माना जाता है और अभी तक दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जिसके जरिए इस नेटवर्क सिस्टम को हैक किया जा सके। इस नेटवर्क सिस्टम को काफी उच्च स्तर के कोड और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के जरिए तैयार किया जाता है, जिसे किसी भी भारी सिस्टम के जरिए ना ही डिकोड किया जा सकता है और ना ही उसे किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर उस नेटवर्क सिस्टम को तोड़ा जा सकता है। अगर कोई हैकर क्वांटम कम्युनिकेशन में मैसेज को क्रैक करने की कोशिश करता है तो इस सिस्टम में ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि जिसने मैसेज भेजा है
उस तक अलर्ट मैसेज चला जाता है और इस बीच जो मैसेज रहता है वो अपना स्वरूप बदल देता है या फिर नेटवर्क से डिलीट हो जाता है और किसी भी हालत में उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। क्वांटम नेटवर्क सिस्टम के परीक्षण के दौरान वैज्ञानिकों ने वातावरण में ही एक चैनल का निर्माण किया और फिर उस चैनल के जरिए दुनिया के सबसे सुरक्षित तरीके से क्वांटम प्रोटेक्टेड टेक्स्ट मैसेज और तस्वीरें भेजी। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने क्वांटम प्रोटेक्टेड वीडियो कॉलिंग करने में भी कामयाबी हासिल की है। वैज्ञानिकों ने ये प्रयोग स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में 300 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिल्डिंग्स के बीच इसका प्रयोग करने में सफलता हासिल की है। आसान शब्दों में कहा जाए तो वैज्ञानिकों ने रोशनी के कणों के जरिए मैसेज भेजने में कामयाबी हासिल की है और भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। खास करके डिफेंस सेक्टर में इस टेक्नोलॉजी के जरिए काफी गोपनीय बातचीत की जा सकती है। इसरो ने कहा कि सैटेलाइट क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने की दिशा में ये काफी महत्वपूर्ण कदम है और अब हम सैटेलाइट के जरिए क्वांटम नेटवर्क बनाने की कोशिश करेंगे जो अत्यधिक तेज और पूरा सुरक्षित होगा। यानी कि दोस्तों भारतीय वैज्ञानिकों ने अपना लोहा मनवा लिया है और फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने में भी कामयाबी हासिल की है जो भविष्य की टेक्नोलॉजी कही जाती है। ये इतना ज्यादा सुरक्षित है कि इस तकनीक से की गई बातचीत को कोई भी नहीं जान सकता। दोस्तों पाकिस्तान की बेइज्जती पहले रशिया ने की, उसके बाद अमेरिका ने की और अब खुद उसका दोस्त कहे जाने वाले अफगानिस्तान ने कर दिया। दरअसल अफगानिस्तान की यात्रा पर गए पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ को तालिबानी सरकार ने भारत को लेकर दो टूक संदेश दे दिया है। तालिबान ने पाकिस्तान से कहा कि वो भारत समेत इस पूरे इलाके के देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं और एक देश के अनुरोध पर हम दूसरे देश के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करेंगे। इसी के साथ ही तालिबान ने उन सभी अटकलों को भी खारिज कर दिया है जिसके तहत ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी अनुरोध पर तालिबान भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते नहीं रखेगा। भारतीय नौसेना अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से संबंधित करीबन 30 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करेगी जिसमें कि ऑटोनोमस सिस्टम्स, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पैरामीटर सिक्योरिटी, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग आदि इसमें शामिल है। कहा जा रहा है कि इस तरीके की नई टेक्नोलॉजी को शामिल करने के बाद भारतीय नौसेना की अपनी रणनीति और जो सामरिक क्षमता है वो काफी बढ़ जाएगी। डीआरडीओ ने अपनी सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल पर काम करना शुरू कर दिया है और इसे कंटेनर में भी रखा जा सकता है। 1500 किलोमीटर रेंज वाली सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल के दो वेरिएंट होने वाले हैं जिनमें कि पहला एंटीशिप वेरिएंट होगा जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का इस्तेमाल करेगा अपने टर्मिनल गाइडेंस फेस में और दूसरा लैंड अटैक वेरिएंट होगा जो कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर के साथ डिजिटल सीन मैचिंग एरिया कोरिलेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा अपने टर्मिनल गाइडेंस फेस में। डीआरडीओ ने अब एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि इरैड पर काम करना शुरू कर दिया है जिसमें दो तरीके की सरफेस टू एयर मिसाइलें होंगी। पहली मिसाइल ER-SAM होगी जिसकी रेंज 150 किलोमीटर होगी और दूसरी XR-SAM जिसकी रेंज 350 किलोमीटर होगी और हर इराड सिस्टम अपने साथ 2 ER-SAM और 2 XR-SAM मिसाइलों को ले जा पाएगा और इराड की जो फायरिंग यूनिट होगी उसमें 4 इराड लॉन्चर्स होंगे जिनमें की एक X बैंड फायर कंट्रोल रडार, X बैंड मास्ट माउंटेड रडार जो कि लो फ्लाइंग टारगेट को ट्रैक कर पाएगा, एक X बैंड सर्च एंड ट्रैक रडार इसमें शामिल होगा। कहा जा रहा है कि इराड्स यानी कि एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, आवाक्स और मिड एयर रिफ्यूलर्स को लॉन्ग रेंज में ही बर्बाद कर सकता है। इसके अलावा ये लो फ्लाई, सबसोनिक और सुपरसोनिक टारगेट्स को भी इंगेज करने की क्षमता रखता है। इजराइल की कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने कहा है कि वे अपने ग्राहक के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के लिए उनके नए स्काई शील्ड नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक अटैक पॉड्स का टेस्टिंग कर रहे हैं। हालांकि इजराइल ने उस देश का नाम नहीं बताया, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि इंडियन एयरफोर्स भी स्काई शील्ड नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक अटैक पॉड्स को खरीद सकती है और भारत अपने राफेल जेट्स में इन स्काई शील्ड को लगा सकता है। कहा जा रहा है कि स्काई शील्ड S-400 के खिलाफ भी काम कर सकती है। यही नहीं, ये दुश्मन के रडार सिग्नल को डिसीव और डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती है। और भारतीय वायुसेना के राफेल जेट्स में पहले से ही इजराइल का X-Guard टॉड डिकॉय सिस्टम लगा है और इसे अब Su-30 में भी लगाया जा रहा है। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि वे एक नया स्मॉल वर्जन वाला टर्बोजेट इंजन जो कि 1 किलो न्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करेगा, उसमें उन्होंने कई बड़े सुधार किए हैं और ये अपने विकास के तहत है और इसका इस्तेमाल यूएवीज और टारगेट ड्रोन में किया जाएगा। GTRE स्मॉल टर्बोजेट इंजन प्रोटोटाइप को भी बना रही है जो कि 2.7 किलो न्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करेगा और इसका इस्तेमाल अभी बन रही एयर लॉन्च एयर टू सरफेस मिसाइल में किया जाएगा। और GTRE ने हाल ही में ड्राई कावेरी इंजन के लिमिटेड ट्रायल्स भी किए हैं जिसमें कि उन्होंने
नए आफ्टर बर्नर सेक्शन और थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल टेक्नोलॉजी के साथ ये परीक्षण किए। ये नहीं, इसके अलावा GTRE मानिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन पर भी काम कर रही है, जिसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं और इसे लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को पावर देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।